Hello, everyone, and welcome to another episode. As Indian elections ended and Parliament started with the most explosive speeches ever seen, many people started asking, are we only going to see explosive speeches in the Parliament, or are there going to be any difference on the ground on the grave issues that exist among common people, for which so many people have voted the Congress Party this time? Exam paper leaks year after year, which have destroyed Indian students and have created a loss of credibility of the Indian education system itself. Youth unemployment at alarming heights and dangerous collapsing infrastructure, which have been linked to the electoral bonds which were taken by all parties. What are Congress Party's plans in the next 5 years, even as opposition, to fight for people on these issues? What difference shall we see on the ground since so many people have voted for the Congress Party this time? To talk more on this, we have with us today a very special guest, Mr. Surendra Rajput. Mr. Surendra Rajput is the official spokesperson of the Congress Party and is seen almost every night in various mainstream TV channels and political debates. राइट विंगर्स के अयोग्य लोगों को जो हायर पोस्ट पे बैठाया जा रहा है, लड़ाई वो है। क्योंकि अगर आप जैसे ही योग्य लोगों को आप बैठा देंगे हायर पोस्ट पे, तो ये सारे के सारे पेपर लीक, स्कैम्स, ये सब बंद हो जाएंगे। अयोग्य लोगों को ने सिस्टम को अगर हैक किया है, तो वो सारा वो काम करेंगे जिससे उनके अपने लोग वहां पर आ सके, उनके अपने बच्चे आ सके। आप बात इससे ज्यादा मत कहलवाइए मुझसे। अयोग्य लोग अगर कहीं डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो निश्चित तौर पर देश का ही नहीं, दुनिया का भविष्य खतरे में जाएगा। 5 साल का एक एमपी, 5 साल का एक एमएलए, वो भी तो अग्निवीर जैसा ही है। सबको पेंशन क्यों दे रहे हैं ये लोग? कल की डेट में ये कह देंगे कि साहब क्या जरूरत है सेना की, हम सेना को किराए पे ले लेंगे, अफ्रीका से मंगवा लेंगे। आप बताइए, शराब घोटाले में कह रहे हैं कि साहब 200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला शरद रेड्डी ने आप पार्टी के साथ में किया। वही शरद रेड्डी 52 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में देता है और वो उसको बिल हो जाती है। एक चीज जो है बहुत आम आदमी के मन में कि कांग्रेस के साथ एक करप्शन का इमेज बन गया है कि कांग्रेस के नाम से लोगों का सोच में आता है 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता कि दवा की कंपनी सब स्टैंडर्ड, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, वो दवा की कंपनियां चल रही हैं। खुलासा जो हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो ये है कि सबसे ज्यादा चंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से आया है और सीमेंट कंपनी से आया है। आप इससे बड़ा स्कैम भारतीय इतिहास में अभी कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो आपके साथी मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले लोग हैं, ये इसको चलने ही नहीं देना चाहते, चाहे वो डर में या लालच में। स्कैम्स तो ये खुलेंगे, थोड़ा सा सत्ता को बदलने दीजिए। जितने बड़े भ्रष्टाचार, आपने भी बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चंदा तो आपने भी लिया है, तो क्या आप भी भ्रष्टाचार में इसी तरह शामिल है? हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हुए, हमने तो किसी को ना ठेका दिया, ना कोई ईडी से बचाया, ना किसी को सीबीआई से बचाया, ना हम बचा सकते हैं। तो हमको अगर आपने चंदा, किसी भी पार्टी ने, किसी भी कंपनी ने चंदा दिया, उसके एवज में हमने उनका कोई काम नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरा ही ओपेक है, किसी को पता नहीं चलता है किसने किसको दिया है। तो आपने कभी सोचा था कि इसको बॉयकॉट करे, इसका प्रोटेस्ट करे, प्रतिवाद करे इसको? अगर ये हम लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम सामने कैसे आता? यहाँ पर क्या हो रहा है कि संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन। और कैपिटल को जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजने की दिशा में सही कदम रखते हैं। मात्र 26,000 एम्प्लॉइज हैं उसके पास, अडानी के पास इस वक्त डायरेक्ट एम्प्लॉय ओनली 26,000 ही इज हैविंग, और उसके पास देश की एक संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसके हिस्से में है। रतन टाटा ग्रुप का कहीं नंबर नहीं है इस इतने बड़े उसमें, लेकिन रतन टाटा के पास लाखों एम्प्लॉइज। आप इस चीज को देखिए, बिरलास के पास लाखों एम्प्लॉइज। बहुत अच्छा लाइन, हर हाथ को काम हो। जी नमस्कार। नमस्कार और बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया जया जी, आपके शो में आना हमेशा एक सौभाग्य की बात है। एंड आई विश कि आप हिंदुस्तान की इसी तरीके से खिदमत विदेश में बैठ के करती रहें और आपका ये शो बहुत तरक्की करे, सच दिखाए।
बहुत शुक्रिया, मेरा भी बहुत प्लेजर आप आए इसके लिए। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, मैं बहुत सारी चीजों में आपसे पूछूंगी, नीट में भी पूछूंगी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, बहुत सारी चीजों में पूछूंगी, लेकिन मेरा पहला प्रश्न ये है, बहुत लोगों का बहुत उम्मीद है आपसे, जो पिछले 10 साल के मीडिया का एक तरफा जहरीला इंसल्ट्स आप पे ना सुनते हुए, मुस्लिमों पे डरावनी स्पीचेस ना सुनते हुए, इतने तादाद में इस बार आपको वोट दिया है। आप 4-5 पॉइंट बता सकते हैं जो आपका प्लान है अगले 5 साल में करने के लिए, कि ये उम्मीद लोगों में बरकरार रहे, और ना सिर्फ बरकरार रहे, ये उम्मीद आप पर बढ़े। वो कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, और जिस दिन से वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुए हैं, या इलेक्शन जिस दिन खत्म हुए हैं जया जी, उस दिन से आज तक राहुल गांधी ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना थके हैं। आप देखिए वो कहां से कहां निकल रहे हैं। वो हाथरस भी जा रहे हैं, हाथरस में जो हादसा हुआ, गरीब बच्चे मारे, गरीब महिलाएं मारी गई, वो उनके भी आंसू पूछने जा रहे हैं। वो मणिपुर भी जा रहे हैं, वो अपनी कंस्टिट्युएंसी में भी आ रहे हैं, वो गुजरात भी जा रहे हैं। ठीक आप है, तो अब समझिए। अगले कुछ सालों में कुछ बुलेट पॉइंट्स है आपके पास, जो प्लान है जो लोगों को आपको देना है, कुछ ऐसा प्लान है जो अभी से अगर लोग सुने तो लगे उसको कि ये होने वाला है? हम आपको बताएं, सबसे बड़ा जो बुलेट पॉइंट आप ये कह सकती हैं कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं। जनार्दन मीन्स भगवान। जनता की समस्याओं को लेकर के हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी वाणी भी, अपना संघर्ष भी रखते हैं, और जनता की हर जुड़ी समस्या से हम अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, चाहे वो हिंदुस्तान के मुद्दे हो, जैसे एक संविधान का एक बड़ा मुद्दा है। आप अगर इस चीज को देखें कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये लोग आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अब कसम खा रहे हैं कि नहीं, संविधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भाई आप संसद में बगैर कोई चर्चा कराए किसानों का बिल पास कर देते हैं। 147 सांसदों को आप सस्पेंड करके नए क्रिमिनल लॉज को आप पारित कर देते हैं। आप इस चीज को देखिए। तो ये सारी की सारी चीजें शो करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ जा रही है, और कांग्रेस पार्टी गरीबों की हमदर्द होकर के देश के सारे लोगों का सर्वांगीण विकास चाहती है, और उनको ये बताना चाहती है कि हम, हमारे पास कोई ऐसा आज से 5 साल की कोई योजना वो नहीं कि काम करें। जो जो भी मुद्दे गरीब के हैं, जो जो भी मुद्दे पिछड़े के हैं, जो जो भी मुद्दे दलित के हैं, जो जो भी मुद्दे अल्पसंख्यक के हैं, जो जो भी मुद्दे महिलाओं के हैं, जो जो भी मुद्दे युवाओं के हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है बेरोजगारी के लिए कि 29 लाख पद जो ठीक है, मैं खाली हैं। उसमें भी आऊंगी। तो क्या ये जो बात आपने अभी कही कि सांसदों को सस्पेंड करके, ये जो कानून, कभी कभी भी कुछ भी बहुत अहम कानून पास किया गया है, क्या ये खत्म होना हम अगले 5 साल में देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, इसको लेकर के मैं आपसे ये झूठ नहीं बोलूंगा कि ये खत्म होंगे या नहीं होंगे। ये तो हमारी देश की सरकार और देश के संविधान के हिसाब से जो काम होगा। लेकिन हाँ, एक चीज तय है कि जन विरोधी कोई भी चीज देश में नहीं रहेगी। हम इस चीज की जिम्मेवारी से आपको बता सकते हैं कि कोई भी जन विरोधी, संविधान विरोधी कोई भी किया गया काम होगा, वो देश में नहीं रहेगा। उसके लिए हमें चाहे कुछ करना पड़े। जैसे अग्निवीर योजना है, हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर की योजना खत्म होगी। हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि केंद्र में 29 लाख पद खाली हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम 6 महीने में वो 29 लाख पदों को भरेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, राज्यवार जो सुरक्षा बल से लेकर के अन्य जगहों के पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। पेपर लीक नहीं होगा। हम जिम्मेवारी से कहते हैं इस बात को कि साहब वो नौकरियां कोर्ट की कचहरी की उसमें नहीं जो है फंसेंगी। तो ये बात तो हम जिम्मेवारी से कह सकते हैं। कानून को बदलने की बात को लेकर के हम, बहुत साफ सी बात है, हमारी लीगल टीम, एक्सपर्ट टीम हमारी इसका मुआयना कर रही है, और जो जो भी इसमें गलत प्राविधान होंगे वो सब के सब हटाए जाएंगे। ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह सकता बहुत अच्छी बात है।
एक चीज जो है बहुत आम आदमी के लोगों के मन में कि कांग्रेस के साथ एक करप्शन का इमेज बन गया है, कि कांग्रेस के नाम से लोगों का सोच में आता है 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम, जो पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ आए थे, वो दिमाग में अभी लोगों का बैठा हुआ है। इस इमेज को आप कैसे सुधारेंगे? और एक और चीज, लोगों को पिछले 10 साल में ये भी लगता है कि कोई 10 साल में कोई करप्शन नहीं हुआ है, तो आपको पिछले 10 साल के करप्शन को क्या लगता है? जया, दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट करता हूं। पहली बात कि हमारी इमेज करप्शन की नहीं है, ये हमारे ऊपर फॉल्सली एलिगेट किया गया। मैं इसकी जिम्मेवारी से तीन चार बातें कहता हूँ। कोल स्कैम हमारे ऊपर लागू किया गया, कहा गया कि साहब इन्होंने कोल घोटाला किया। कोल घोटाले में एक आदमी को सजा हुई है जिसका नाम दिलीप रे है। 3 साल की सजा हुई है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिनिस्ट्री में कोल मिनिस्टर था। ही वॉज द ओनली वन जिसको कोल स्कैम जिसने किया और जिसको सजा हुई। ठीक है ना? वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था, कांग्रेस के टेन्योर का काम नहीं था, वो अटल बिहारी के टेन्योर का काम। राइट? हमारा जो जिस टाइम पे आया उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक उस चीज को क्लियर कर दिया कि साहब देयर इज नो स्कैम। आप आ जाइए 2G उस पर, 2G को भी बहुत स्पष्ट कोर्ट ने कर दिया कि देयर इज नो स्कैम। और 1,73,000 करोड़ जो हवा में उछाले थे उस रॉय ने, क्या नाम था उसका, जो CAG था, दैट रॉय। तो उस आदमी ने माफी मांगी। उस आदमी ने कहा कि नहीं अब, और सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में माफी मांगी है उसने, मैं आपको बताता हूँ। राइट? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे ऊपर साजिश रची गई थी, वो सारी की सारी साजिश जो है वो कोर्ट ने उसको साफ कर दिया। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, आरोप लगाते वक्त तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला करके हजारों कैमरों के साथ कह रहा था, लेकिन अब पता नहीं किस दबाव में हमारे यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है कि जब हम कोल स्कैम से, 2G स्कैम से, या किसी भी जो जो सो कॉल्ड स्कैम थे जिसमें हम कहीं नहीं थे, उससे जब हम बरी हुए हैं या हमारे लोग बरी हुए हैं, उसको ये मेन स्ट्रीम का मीडिया सत्ता पक्ष यानी भाजपा के दबाव में नहीं दिखाता है। तो एक ये पोर्ट्रे जो छवि की जा रही है कांग्रेस की, गलत है। कांग्रेस ने कोई स्कैम नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में कोई, हाँ, कांग्रेस के टाइम में तरक्की हुई। तरक्की को आप स्कैम कहना चाहते हो, मान लेते हैं। अगर आप कहना चाहते हो कि 1952 में हमारी अर्थव्यवस्था मात्र 1760 करोड़ रुपए की थी और हमने जब 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी तो 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था दी हमने। 1760 करोड़ में जया, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने एम्स बनाए, हमने IITs बनाए, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान की, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, हमने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, हमने जो है हरित क्रांति की, हमने दुग्ध क्रांति की, हमने डिजिटल क्रांति की, हमने पंचायती राज सिस्टम दिया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, हमने मनरेगा जैसी योजना दी। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप, मेरा प्रश्न है कि सुधारेंगे कैसे, क्योंकि ये मन में लोगों का बैठा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं आपको दूसरा, आपने अभी आधा मैंने जवाब दिया, दूसरा मैं आपको जवाब देता हूं कि अब आप आ जाइए 2014 से लेकर के 2024 के बीच में लोकायुक्त नहीं रहे, CVC नहीं रहे, राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर कर दिया गया। ठीक है ना? रात में जब राफेल की FIR हम करने जा रहे थे, रात में 1:30 बजे CBI के डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए। उसके बाद आप देखिए पेगासस वाले मामले में क्या किया गया, आपके सामने है। आज तक बिल्कुल वो डोल ड्रम में है। हर आदमी कह रहा है कि पेगासस यूज किया गया। सरकार ये तक नहीं बता रही है कि इन्होंने खरीदा था या नहीं खरीदा था। सरकार चुप है इस मामले को लेकर के। तो स्कैम्स की तो मैं बात बताऊं आपसे, स्कैम्स तो ये खुलेंगे, थोड़ा सा सत्ता को बदलने दीजिए। जितने बड़े भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ले लीजिए, आप किसी चीज को छोड़िए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्टोरल बॉन्ड इकलौता ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार खुल करके सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनैतिक है, आपके सामने है। ऐसे ऐसे लोगों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया, जो 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 दागी कंपनियां हैं, जिन लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया वो उन लोगों को इन्होंने ठेके दिए। स्पष्ट आता है कि इधर पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का आया, उधर मेगा इंजीनियरिंग को 14,000 करोड़ का वो मिला, इधर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आया,
उधर जो है आपकी क्या नाम ईडी की रेड खत्म हो गई। ईडी की रेड हुई, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा दिया, उस दिन से ठंडे बस्ते में चला गया। ईडी की रेड क्या नाम सीबीआई ने आपको नोटिस दिया, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दिया, उसके बाद वो सीबीआई का केस ठंडे बस्ते में चला गया। आप इससे बड़ा स्कैम भारतीय इतिहास में अभी कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो आपके साथी मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले लोग हैं, ये इसको चलने ही नहीं देना चाहते, चाहे वो डर में या लालच में। एक समय आएगा, आप जैसे लोग जब सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो कोई है ही नहीं। आप देखिए ना, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए हमको सरकार में आए हुए, हम अपने 640 जिलों में ऑफिस नहीं बना पाए देश के। लेकिन भाजपा 7 साल में अपने सारे के सारे जिलों में अपने ऑफिस, इन्होंने जमीन भी खरीद ली, ऑफिस भी बना दिए। कहां से भाई? आप इस चीज को देखिए ना। तो ये जो गुजरात मॉडल ऑफ भ्रष्टाचार है, सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार है, ये खुलेगा, इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो कोई है ही नहीं, ऐसा हमारा आरोप। ठीक है। एक्चुअली इससे मैं इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आती हूँ। एक जो बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दा है देश में, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स होना एक के बाद एक। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि दिल्ली, राजकोट, जबलपुर में एयरपोर्ट के छत गिर गए। दिल्ली सबवे नए बने, वो फ्लड हो गए। बिहार में 2 हफ्ते में 12 पुले गिर गए। गुजरात में मोरबी पुल गिर गए। नए बने अटल सेतु, उसमें क्रैक। उत्तराखंड में टनल ध्वस्त हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप्ट हो गए। और सबसे ज्यादा राम मंदिर अभी बनाए हुए पहली बारिश में छत से लीक। तो नए बने इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहे हैं, पुराने बने इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेनेंस के ना होने से ध्वस्त हो रहे हैं। और करप्शन एक चीज है, किसी भी आम आदमी का जान जा सकते हैं, कहीं भी जान जा रहे हैं। इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड से जोड़े जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि खुलासा जो हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, वो ये है कि सबसे ज्यादा चंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से आया है और सीमेंट कंपनी से आया है। तो अगर तो मेरा तो प्रश्न ये था कि आप इसको सबसे बड़ा स्कैम मानते हैं, जो अगले कई पीढ़ियों को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। और इसमें इसीलिए आप पर भी आता है कि आपने भी बहुत इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चंदा तो आपने भी लिया है, तो क्या आप भी भ्रष्टाचार में इसी तरह शामिल है? दो बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो, जितनी बातें आपने कही मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आई मस्ट से थैंक्स टू यू कि आपने इतनी बातें उठाई, और ये सारी की सारी भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। आप देखिए ना कि 6 महीने पहले बना हुआ एयरपोर्ट ढह जाता है। आप देखिए ना कि 1 साल पहले बना हुआ टनल खत्म हो जाता है दिल्ली में। आप देखिए ना कि राजकोट में पूरा का पूरा कैनोपी गिर जाता है। आप देखिए चारों तरफ से जहां जहां आप देखेंगी, जो पुल 6-6 महीने से भ्रष्टाचार खाली बिहार में बने थे, वो पुल रेत के बने थे या सीमेंट के बने थे हमें नहीं मालूम, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। भाई दाल में नमक बराबर खाया है, दाल को ही नमक बना के खाया हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता कि दवा की कंपनी सब स्टैंडर्ड, तो उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दिया, वो दवा की कंपनियां चल रही हैं। ये सीमेंट की कंपनियां सब स्टैंडर्ड, उन्होंने चंदा दिया, वो सीमेंट की कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। पूरे देश में जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स हुआ है, वहां वहां किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गुजरात की किसी कंपनी का हाथ दिखाई देता है, क्योंकि उस चीज को बनाया लगभग लगभग गुजरात की कंपनियों ने। एक आधी कंपनियों का मैं नहीं कह सकता, आप किसी भी चीज को आप उठा लें तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारी जो वो है भ्रष्टाचार की गंगा है, एक जगह की तरफ जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दिखाई देती है। अब आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कही, हमने पैसा लिया, हमने प्रतिपक्ष यानी विपक्ष जो है भारत का, चंदा लेने का सिस्टम है। चंदा भारत की सरकार, भारत का संविधान कहता है पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं। लेकिन सत्ता दल जब चंदा लेकर के लोगों को काम देता है, लोगों को ठेका देता है, लोगों को ईडी से बचाता है, सत्ता दल ही कर सकता है ना, लोगों को सीबीआई से बचाता है, इनकम टैक्स से बचाता है, जिसके प्रूफ है। आप बताइए, शराब घोटाले में कह रहे हैं कि साहब 200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला शरद रेड्डी ने आप पार्टी के साथ में किया,
वही शरत रेड्डी 52 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड में देता है और वो उसको बिल हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सत्ताधारी दल किसी काम के एवज में कोई पैसा लेता है तो वो चंदा नहीं, वो घूस है, वो भ्रष्टाचार, दैट्स अ ब्राइब। लेकिन प्रतिपक्षी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड जो भारत सरकार ने कहे थे उनके जरिए अगर चंदा विपक्षी दलों को मिल रहा है और वो किसी काम के नहीं है। हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हुए, हमने तो किसी को ना ठेका दिया, ना कोई ईडी से बचाया, ना किसी को सीबीआई से बचाया, ना हम बचा सकते हैं। तो हमको अगर आपने चंदा, किसी भी पार्टी ने, किसी भी कंपनी ने चंदा दिया, उसके एवज में हमने उनका कोई काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो जो भी चंदा मिला है, आप इस चीज को देखिए, चाहे मेगा इंजीनियरिंग से मिला हो, चाहे वो दवा की कंपनियों से मिला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों से मिला हो, वन एंड अदर हाउ वो लोग टैप हो रहे हैं। एक सीरीज आ रही है अपराध की कि इन्होंने चंदा दिया, इनको ठेका मिला, इन्होंने चंदा दिया, इनके काले कारनामे बंद हुए, इन्होंने चंदा दिया, इनके ऊपर से ईडी की रेड खत्म हुई। तो ये जो सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रह करके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार किया, जबकि कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भी पैसा मिला वो पैसा चंदे के रूप में मिला है। उसके एवज में अगर कांग्रेस ने कहीं कुछ किया हो तो वो पार्टियां बताएं, हम उसका जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इसका बॉयकॉट भी कर सकते थे कि हमको क्योंकि आप बैंक ट्रांसफर से भी पैसा ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से पूरा ही ओपेक है, किसी को पता नहीं चलता है किसने किसको दिया है। तो आपने कभी सोचा था कि इसको बॉयकॉट करे, इसका प्रोटेस्ट करे, प्रतिवाद करे इसको? लगातार जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उस दिन से हम इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता के खिलाफ संसद में भी लड़ रहे थे, सड़क में भी लड़ रहे थे और कोर्ट में भी लड़ रहे थे। जो पीआईएल्स हुई हैं, जो बातें हुई हैं, अगर आप उनके पीछे के लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के लोगों से संबंध रखते हैं जाकर के। आप इस चीज को देखिए ना। तो हम तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई को लड़ते समय हम जिसको कहा जाए मनी वाइज बिल्कुल सूख तो नहीं सकते थे ना। सरकार ने एक व्यवस्था दी थी कि भाई आप चंदा ऐसे ही लेंगे, कंपनियां कहती है हम आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड, भाई दे दीजिए आप हमें, हम आपका कोई काम नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझिए। तो अगर ये हम लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम सामने कैसे आता, सुप्रीम कोर्ट कैसे कहता। तो हमने तो लड़ाई लड़ी है। जैसे हम ईवीएम के जरिए हमने क्या नाम इलेक्शन लड़ा, लेकिन हम ईवीएम के खिलाफ हैं। हम सारी की सारी सीटें भी जीत जाए, 543 सीटें जीत जाए, हम सरकार में आएंगे तो हम ईवीएम को खत्म करने का प्रयास करेंगे या वीवीपैट को 100% कहेंगे कि इसको आप काउंट कीजिए। तो बात ये समझिए। आपका दावा है कि आप अगर सरकार में आएंगे तो पूरा बैलेट, पेपर बैलेट से करेंगे, ईवीएम को हमारा खत्म करेंगे? हमारा दावा है कि हम या तो पेपर बैलेट से करेंगे, नहीं जो वीवीपैट है, वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग कराएंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू बैलेट पेपर। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, मैं यूके में रहती हूँ और हाल ही में हमारा भी इलेक्शन हुआ है, पूरा पेपर बैलेट से होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते हैं लोग, लेकिन करते नहीं है क्योंकि उसमें धांधली हो सकता है। तो अगर आपका दावा है कि आप सचमुच में ईवीएम को खत्म करेंगे और ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में मुद्दा नहीं बनेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी नेक्स्ट मेरे नीट के मुद्दे में मैं आती हूँ। एक तो है पेपर लीक, दूसरा है मार्क्स में धांधली, और इसमें बच्चे का एक तरफ से स्टूडेंट का हत्या हो रहा है, उसके परिवार का तो डिप्रेशन में जा रहा है, उसके पैसों का तो अलग से जो लॉस हो रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम इससे कई ज्यादा है, क्योंकि इस टाइप की मार्क्स की धांधली से जो डॉक्टर्स निकल के आएगा वो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेगा इंडिया में, आने वाले इंडिया में। और इंडिया का जो 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 स्टोरी बना है विदेश में, जो रेस्पेक्ट बना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, ये ध्वस्त होगा, इंडिया का स्टोरी भी ध्वस्त होगा। और सरकार ने एक नए कानून लाए हैं 21 जून को इस साल, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। और इसमें सजा है 3 से 10 साल का और 1 करोड़ रुपीस का फाइन सीनियर मैनेजमेंट को पेपर लीक करने के अगर पकड़े गए तो। क्या आपको लगता है ये काफी है, इससे पेपर लीक्स बंद होगा,
या आपको लगता है कुछ जड़ से समाधान करना पड़ेगा? इसका सजेशन क्या है आपका? देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। पहली बात तो मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि अयोग्य लोग अगर कहीं डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे तो निश्चित तौर पर देश का ही नहीं दुनिया का भविष्य खतरे में जाएगा। जिन लोगों के साथ वो लोग अयोग्य लोग नकल करके डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, वो लोग स्वयं भी उनसे इलाज नहीं कराना चाहेंगे। बहुत साफ सी बात है। तो इस बात से मैं आपकी इस चिंता से पूरी तरीके से अवगत हूं और हम पूरी तरीके से आपसे सहमति रखते हैं। खाली इस कानून को लाने से कुछ नहीं होगा अनफेयर मीन्स वाले में, जिसमें 1 करोड़ का वो है और 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगा। मसला यहाँ पर कानून का नहीं है। मसला यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हिंदुस्तान में है कि पिछले 10 सालों में जया जी, एक पूरे एजुकेशन सिस्टम पर राइट विंगर्स को, अयोग्य राइट विंगर्स को बैठाया जा रहा है। तर्क शास्त्रियों की जगह, योग्य शास्त्रियों की जगह संघ शास्त्रियों को बैठाया जा रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटीज के वीसीज को, अगर आप एनटीए के हेड को ये सिर्फ इस वजह से उनकी जगहों पर बैठ वीसी बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे कि वो सिर्फ एक आरएसएस की बैकग्राउंड से हैं और वो मीडियोकर हैं, उनकी क्या नाम, और वो ऐसे लोगों को आप हटा करके बनाएंगे जो लोग जीनियस थे, वो सिर्फ इसलिए आप नहीं रख पा रहे हो कि वो संघ से की बैकग्राउंड से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड से। तो ये जो एक बड़ा खतरा, ये खतरा एनटीए से कहीं बड़ा है। ये खतरा नीट से बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने का खतरा है। यहां लड़ाई हमारी जो राइट विंगर्स को, गलत क्या नाम, राइट विंगर्स के अयोग्य लोगों को जो हायर पोस्ट पे बैठाया जा रहा है, लड़ाई वो है। क्योंकि अगर आप जैसे ही योग्य लोगों को आप बैठा देंगे हायर पोस्ट पे, तो ये सारे के सारे पेपर लीक, स्कैम्स, ये सब बंद हो जाएंगे। आज की डेट में स्कैम्स ये जो हो रहे हैं, पेपर लीक जो हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि एक विचारधारा, पर्टिकुलर विचारधारा के अयोग्य लोग बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों को हटाना होगा। हमारी एक ये बड़ी लड़ाई है। मैं आपसे को विश्वास के साथ कहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई हम हर कीमत पर लड़ेंगे। सत्ता आना या ना आना वो एक अलग विषय है, लेकिन इस लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये देश की नस्ल और देश की फसल का मामला है। देश की नस्ल और देश की फसल हम बर्बाद नहीं कर सकते। तो आप ऑपोजिशन में रहते हुए इसको बंद कर सकते हैं क्या? कोई लड़ाई लड़ प्लान है? सकते हैं, हाँ बिल्कुल। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है और हम उस संविधान के तहत सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और और आपका जीतने। सजेशन क्या है, क्या होना चाहिए? मैंने तो आपसे बताया ना कि आज की जगह संघ शास्त्रियों की जगह योग्य शास्त्रियों को अगर आप सही जगहों पर बैठा देंगे तो इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। आप देखिए, पेपर लीक पहले हुए, अभी जो पिछले, अगर आप समय में देखें, पिछले 10 सालों में 90 पेपर लीक हुए। उससे पहले भी कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्तर पर कोई चीज हो जाती थी तो हो जाती थी, मैं उसको इनकार नहीं करता, लोकल लेवल पे, कॉलेज के सेंटर लेवल पे अगर कोई चीज। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन कभी इस तरीके से पेपर लीक नहीं होते थे, या कभी इस तरीके से जो है अयोग्य लोगों को भर्ती नहीं किया गया। हाँ हुए तो उसको तुरंत पकड़ लिया गया, उसको खत्म किया गया, एक बात। और आज इधर देखिए कि संस्थागत रूप से अपराध हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ में, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के साथ में, देश के एजुकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर विचारधारा के अयोग्य लोग बैठ गए। जिस दिन ये अयोग्य लोग हट जाएंगे और योग्य लोग इनकी जगह बैठेंगे तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। और एक्चुअली सिर्फ पेपर लीक्स नहीं, मार्क्स की धांधली भी, जो मार्क्स मिला है वो एक्चुअली हो नहीं सकता है, वो मैथमेटिकली भी हो नहीं हो सकता है, वो रिजल्ट्स भी नहीं हो सकता है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि अयोग्य लोगों को ने सिस्टम को अगर हैक किया है तो वो सारा वो काम करेंगे जिससे उनके अपने लोग वहां पर आ सके, उनके अपने बच्चे आ सके। आप बात इससे ज्यादा मत कहलवाइए मुझसे। अब उनसे उनके अपने लोग हजारों करोड़ का स्कैम है, मेरा ऐसा आरोप है, ऐसा लगता है। आप इस चीज को देखिए, और प्लस पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को एंट्री देने की बात है। अभी छोड़िए, अभी मैं आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिग्री कॉलेजेस हैं, 50-52 डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें अभी काफी लोगों का इंटरव्यू हुए हैं। यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट।
कि उनकी पहली प्राथमिकता थी कि आपकी राइट विंगर बैकग्राउंड होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं मतलब इस बात को जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आप देखिए अगर किन किन लोगों को वहां पर इन लोगों ने रखा हुआ है, जबकि 2014 से पहले भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रखे जाते थे। तो वो चाहे राइट विंगर विचारधारा के हो, लेफ्ट विंगर विचारधारा के हो या सेंट्रलिस्ट विचारधारा के हो, सबके सब लोगों को हम लोग योग्यता के अनुसार रखते थे। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी के विचारधारा के लोगों ही वहां पे नियुक्त किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसा हो गया है। बिल्कुल, मैं पूरी पूरी जिम्मेवारी से, और मैं ही नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली वेरीफाई भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लेकिन वेरीफाई ये कीजिए, मैं बहुत राहुल बहुत गांधी जी की प्रेस दिलचस्प कॉन्फ्रेंस बात, आप देख लीजिए। बिल्कुल, मैं दिलचस्प बात नहीं, ये बहुत अलार्मिंग बात है। बहुत देखिए, ही, हाँ। पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन देश से बड़ी नहीं है, संविधान से बड़ी नहीं। एनटीए का जो अध्यक्ष है वो मिस्टर प्रदीप जोशी। मिस्टर प्रदीप जोशी स्ट्रेट अवे संघ के आदमी, मतलब इसमें कोई भी दो राय हो नहीं, सकता है। राइट। तो मैं आपसे, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर के आप पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के वीसी चेक करिए, you will be surprised to know everyone is having a right winger background, everyone. ये होना कोई अपने आप में कोई दोषी साबित नहीं होता है, नहीं नहीं, लेकिन ये अगर होना ये दोषी क्राइटेरियन, नहीं, ये होना दोषी साबित नहीं होता है। लेकिन जब आप अगर देखेंगे कि जब यूनिवर्सिटीज के वीसी का एक प्रोसेस है, यहाँ पर एक उनकी कमेटी बनती है, राज्यपाल उसको अपॉइंट करता है, इंटरव्यू के बाद अब एक सर्च कमेटी बनती है, सर्च कमेटी में कम से कम 4 नाम आते हैं। तो जब 4 नाम सर्च कमेटी में आते हैं, तो वो सर्च कमेटी जो है, उसमें जब सारे नामों को वो आते हैं, तो अगर उनमें से कोई योग्य आदमी, एकेडमिकली उसका बैकग्राउंड, उसकी सारी चीजें हैं, और उसकी जगह पर सिर्फ एक ऐसे आदमी को कि जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड लोअर हो, लेकिन वो राइट विंगर विचारधारा का, उसको रख दिया जाता है, तब तो आप कहेंगे ना। हाँ, लेकिन ये आप प्रूव नहीं कर सकते कि किस वजह से किसको लिया गया अगर है। अगर आप सब लोग सक्षम हैं, आप जिसका भी आप उठा करके देखेंगे, आप सबकी बैकग्राउंड उठाइए, सर्च कमेटी में बाकी जो एप्लीकेंट्स थे उनको देख लीजिए, आप अपने आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। हम्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हम बहुत हम ही, लोग नॉ हम लोग नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी की जगह, नॉन कमिटल चीजों की जगह कमिटल ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर अस। हम्म, आपके मतलब है कि जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पर दबाव है, ये एक नॉन बहुत कमिटल और ज्यादा, बहुत कमिटल। ज्यादा, बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ही ज्यादा दबाव। हम्म, अ, बहुत ही एक्चुअली अहम बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लिए ही एक किसी भी कंट्री कहीं पे भी तानाशाह के तरफ जा सकते हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी उसको चेक्स में ना रखे तो। नहीं, इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। आप पिछले 10 साल में आपने पहले तो सीवीसी नहीं रखा, लोकायुक्त नहीं रखा, किसान आयोग का चेयरमैन नहीं रखा, और उसके बाद ईडी पे 3 3 बार एक्सटेंशन दिया। रिटायर्ड आदमी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से आप ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। हमारा एनएसए पिछले 10 साल से बना हुआ है, 72 साल से ऊपर का हो गया एनएसए हमारा। अजीत डोभाल साहब, मेरा उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे होंगे, मेरा आप देखिए पूरी पीएमओ में बीके मिश्रा साहब या इससे पहले नृपेंद्र मिश्रा साहब सिर्फ एक्सटेंशन पर चले। आप पूरा पीएमओ उठाइए तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में एक्सटेंशन मिल रहा है सबको। सारी जितनी जो प्रमुख पोस्टें हैं, उन जगहों पर नए ब्यूरोक्रेट जिनको आना चाहिए, वो ना आकर के रिटायर्ड लोगों को 1 1 साल। यहां पर उत्तर प्रदेश का जो चीफ सेक्रेटरी था दुर्गा शंकर मिश्रा, उसको 2 बार एक्सटेंशन मिला। ठीक है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना है, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपका पास सोल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में अभी, आपका सोल्यूशन क्या है? वो कहते हैं ना कि देहु शिवा बर मोह है शुभ कर्मंते कबहू न टरे न डरे अरिसो जब जाय लड़े निश्चय कर अपनी जीत करें। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्यूशन देने के लिए आपको संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर सबको बराबर का हक देना होगा। ये क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को अगर बराबर आप मतलब क्या?
मैं बताता हूं आपसे वही चीजें। आप इस समय देश का दुर्भाग्य है कि देश के 22 लोगों के पास, पूरे देश में 22, ओनली 22 आउट ऑफ 140, 140 करोड़ का जो देश है, इसमें सिर्फ 22 लोगों के पास जो संपत्ति है वो 70 करोड़ के बराबर की है। आज की डेट में रेल भी उसी के पास, तेल भी उसी के पास, अडानी के पास, पोर्ट्स भी उसी के पास, एयरपोर्ट्स भी उसी के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के पास। आप देखिए जितने सारे बड़े काम हैं वो सब के सब एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट के पास में, राइट। ऐसा नहीं था कि हमारे देश में 2014 से पहले कैपिटलिस्ट नहीं थे, लेकिन क्या था, क्या किया हमने 2004 से 2014 के बीच में, इतने ज्यादा कैपिटलिस्ट बनाए। आप इस चीज को देखिए, इतने ज्यादा करोड़पति बनाए, हर आदमी में अडानी बनने की ताकत थी। मात्र 26,000 एम्प्लॉइज हैं उसके पास, अडानी के पास इस वक्त डायरेक्ट एम्प्लॉय ओनली 26,000 ही इज हैविंग, और उसके पास देश की एक संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसके हिस्से में है। यहीं पर अगर आप उसको बांट देते हैं, सभी लोगों को आप बराबर बराबर ठेकेदारी या सारी चीजें देने की बात करते, रेल एक को दी, तेल एक को दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक को दिया, सड़क एक को दी, पोर्ट एक को दिया, तो आप कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? रतन टाटा का, टाटा ग्रुप का कहीं नंबर नहीं है इस इतने बड़े उसमें, लेकिन रतन टाटा के पास लाखों एम्प्लॉइज। आप इस चीज को देखिए, बिरलास के पास लाखों एम्प्लॉइज। तो यहां पर क्या हो रहा है कि संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन। और कैपिटल को जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजने की दिशा में सही कदम रखते हैं। एक अडानी क्यों, कई अडानी क्यों नहीं, बहुत इसका अच्छा, मूल मंत्र। बहुत बहुत अच्छा है। मेरे एक और बहुत अहम प्रश्न है कि अग्निवीर स्कीम जो लाए गए हैं उसका रीजन बता जा रहा है कि पेंशन के जो बहुत बड़ा खर्चा सरकार के ऊपर है उसको कम करने के लिए। आपका क्या राय है? अगर अग्निवीर अब आप बोलते हैं खत्म करेंगे तो ये पेंशन का बर्डन कैसे सरकार पूरा करेंगे? देश की सेना और देश की सुरक्षा और देश का सम्मान, ये तीनों चीजें हमारे पैसे से कहीं बड़े हैं। अगर हमारी देश की सेना की गुणवत्ता एक चंद हजार करोड़ रुपए के ज्यादा खर्च होने से बनी रहती है, और हमारे देश की सेना की गुणवत्ता चंद हजार करोड़ कम खर्च करने से खराब हो जाती है, तो आई विल प्रेफर कि मैं वो 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करूं। और ये मैं नहीं, हर देशवासी चाहता है, इवन भाजपा के लोग भी चाहते हैं इस बात। पेंशन जो है, पेंशन कोई भीख नहीं है सरकार की सैनिक को, सैनिक की उस सेवा का सम्मान है। आप एक काम करिए ना, 5 साल का एक एमपी, 5 साल का एक एमएलए, वो भी तो अग्निवीर जैसा ही है। सबको पेंशन क्यों दे रहे हैं ये लोग? बंद करें ना। यही बहुत अहम बात है कि अगर आप एमपीज मैं को सारे आप 5 साल में एमपी एमएलए को तो पेंशन दे रहे हो, और जो 17,000 फीट पर, अभी मैं एक वीडियो में आपको कहिए तो भेज दूंगा, 9 महीने पहले हमारे जवान एवलांच में 3 दब गए थे। 9 महीने बाद कल उनके शव खोजे जा सके। जो लोग पेंशन को बोझ मान रहे हैं देश पर, मेरा सिर्फ उनसे कहना है कि जाओ सियाचिन में जाके लड़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि पेंशन कितनी आवश्यक है। क्योंकि जवान अपने प्राइड के साथ साथ अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए भी, उसको मालूम है कि अगर मैं यहां शहीद हुआ तो मेरे परिवार को पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी, मेरे परिवार को एक्स ग्रेशिया इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। आप बात समझिए, ये मुद्दा हमारे लिए जो है, ये व्यावसायिक मुद्दा नहीं है। व्यवसाय या बिजनेस हम कई और चीजों में कर लेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा पे बिजनेस उचित नहीं है। यही तो क्रॉनी कैपिटलिस्टों की निशानी है। कल की डेट में ये कह देंगे कि साहब क्या क्या जरूरत है सेना की, हम सेना को किराए पे ले लेंगे, अफ्रीका से मंगवा लेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस दे आर टॉकिंग? सेना के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कोई राजनीति होनी चाहिए। और जो लोग सेना के पैसे से देश को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम तो कहते हैं हम देते हैं चंदा आपको, आप एक काम करो, जो लोग अग्निवीर के समर्थन में हैं वो अपने परिवारों को सबको अग्निवीर बना करके देश की सीमा पर भेजें।
ये जो आरएसएस वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाठी लेकर के चलती है, अब तो फुल पैंट में आ गई। इनको कर देना सियाचिन पर तैनात, बना दे अग्निवीर। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप कैसे इंडिया का कल्पना करते हैं, थोड़ा दर्शकों को समझाइए जिससे आप पर भरोसा हो कि सचमुच में ये इंडिया हम चाहते हैं। संस्कृत का एक श्लोक था कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। किसी सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबके हाथ में काम हो, ये हमारा भारत है। और राहुल गांधी इसी भारत के लिए चल रहे हैं। इसी भारत के लिए वो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देश में एक अडानी नहीं होना चाहिए, लाखों अडानी होने चाहिए। एक अंबानी नहीं होना चाहिए, लाखों अंबानी होने चाहिए। रेल में, तेल में, देश के संसाधनों में, सब में अगड़े का, पिछड़े का, गरीब का, नल का, नील का, कोल का, भील का, सबका हक बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब ये व्यवस्था आएगी तो निश्चित तौर पर देश समग्र रूप से आगे बढ़ेगा। आज की डेट में अडानी के बढ़ने को भारत का आगे बढ़ना मान लिया गया है। अडानी की जो वेल्थ बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी दिखती है कि 5वीं इकोनॉमी आ गई, लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं पर कैपिटा तो देश दुनिया में 142वें नंबर पर आता है। आप इस चीज को देखिए। तो ये जो विरोधाभास है, ये जब खत्म हो जाएंगे, हम ऐसा भारत चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि आंचल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहां हर हाथ को काम। तो जब हर हाथ को काम होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा, टैक्सेशन अपने आप बढ़ेगा, देश की सुरक्षा अपने आप बढ़ेगी, संरक्षा अपने आप बढ़ेगी, संसाधन अपने आप बढ़ेंगे। तो हाथ को काम देना आवश्यक है और राहुल गांधी जी वही काम करने चाहते हैं। बहुत अच्छा लाइन, हर हाथ को काम हो। मुझे पता नहीं आप पहले कहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा कैच लाइन है जो शायद आपको और इस्तेमाल करना चाहिए। हर हाथ को काम हो। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी मेरे शो में बहुत आने के धन्यवाद। लिए। और शायद आपसे फिर से भी बात होगी, मुलाकात हम लोग होगी। हमेशा बात करते रहेंगे, जब आप चाहें हम लोग बात कर सकते हैं। श्योर।